नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। उदयपुर से उठी चिंगारी पहुंची केंद्र तक। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य पहुंचे। उदयपुर उपायुक्त से की मुलाकात। 3 देशों के पुष्पों से होगा नीलकंठ का श्रृंगार। कोरोना से मुक्ति के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय का होगा जाप। MLSU के नए कुलपति प्रोफेसर अमृत सिंह ने किया पदभार ग्रहण। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की समस्या पर रहेगी नजर। और मुख्य सेवक के आदेशों के बाद उदयपुर में होगी प्लाज्मा थेरेपी। CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर से उठी चिंगारी के केंद्र तक पहुंचने की। उदयपुर नगर निगम के डंपिंग यार्ड में सैकड़ों गोवंश कचरे के ढेर में मिलने के बाद उदयपुर से उठी चिंगारी जयपुर होते हुए दिल्ली और अब हरियाणा पहुंच गई है। उदयपुर न्यूज पर हुए खुलासे के बाद निगम ने भी अपनी गलती मानी है और इसी वजह से डंपिंग यार्ड से गोवंश को शिफ्ट करने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। उदयपुर से उठी चिंगारी ने बड़े बड़े अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जनप्रतिनिधि भी डंपिंग यार्ड पहुंचने लगे हैं और निगम की इस गौर लापरवाही की जमकर थू-थू भी हो रही है। यही नहीं, गुरुवार को भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के केंद्रीय कार्यालय वल्लभगढ़ हरियाणा से जिला पशु कल्याण अधिकारी श्याम चौबीसा भी उदयपुर पहुंचे और गोवंश की दुर्दशा पर निगम उपायुक्त से मिलते हुए वस्तु स्थिति जानी। गोरक्षकों और जनप्रतिनिधियों ने क्या रुख अपनाया, उससे पहले आपको बता दें कि निगम के लोग भी इतने घबरा गए हैं कि खुद एक मत नहीं हो पा रहे हैं। एक तरफ जहां उप महापौर पारस सिंघवी ने गोवंश को शिफ्ट करने के लिए तुरंत एक्शन लेते हुए कर्मचारियों को निर्देशित किया था, वहीं उपायुक्त ने जिला पशु कल्याण अधिकारी से ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि डंपिंग यार्ड ही निगम का नहीं है। श्याम चौबीसा ने बताया कि गोवंश की दुर्दशा पर बात करने जब वे निगम पहुंचे तो उपायुक्त महोदय ने बोल दिया कि डंपिंग यार्ड वाला इलाका ग्राम पंचायत के अधीन आता है और वहां मिले गोवंश की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। आज सुबह ही मुझे स्टेट वेलफेयर ऑफिसर मनीष जी सक्सेना जयपुर के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि उदयपुर में डंपिंग यार्ड के अंतर्गत जो अनियमितताएं नगर निगम के द्वारा की जा रही है उसकी पूर्ण रिपोर्ट प्रेषित करो कि वास्तव में वस्तुस्थिति क्या है। इस पर मैं आज उदयपुर न्यूज चैनल में उपस्थित हुआ। वहाँ उन पत्रकारों महोदय से मैंने सारी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने वहाँ उपस्थित सारे दृश्यों को मुझे बताया। ये दृश्य को देखकर मन कलवित हो गया, मन बहुत पीड़ित हो गया, दुखी हुआ कि जिस भारतीय संस्कृति में गाय को माँ कहा गया है वो माँ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इस सब के दोषी आप और हम हैं ही, लेकिन इसके साथ ही प्रशासन ज्यादा दोषी है कि प्रशासन सर्वोच्च मालिक होता है और मालिक की जिम्मेदारी बनती है कि पशुधन की रक्षा करे। लेकिन इस डंपिंग यार्ड के अंतर्गत असंख्य गोवंश यत्र तत्र भ्रमण करता हुआ प्लास्टिक थैलियां खा रहा है और आप सभी देखते हैं कि ये गोवंश जो प्लास्टिक की थैलियों से ही काल कल्पित होता है। इस पर देखने के बाद मैं पुनः उपायुक्त महोदय अनिल जी शर्मा के पास उपस्थित हुआ। उनको मैं निवेदन किया कि मुझे समाचार मिले हैं, मैं वहां जाकर देख के आया हूं। उन्होंने कहा कि ये वो क्षेत्र हमारा नहीं आता, वो क्षेत्र ग्राम पंचायत क्षेत्र का है, इसलिए समस्त जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की बनती है, न कि नगर निगम की। ये कहना ही उनके लिए एक हम सब के लिए पल्ला झाड़ने के समान हो गया कि वो अपने जिम्मेदारी का एहसास नहीं करना चाहते। बट नियम ये बनता है कि सारा कचरा नगर निगम का वहां डाला जा रहा है, न कि उस ग्राम पंचायत क्षेत्र का। अगर ग्राम पंचायत का गोवंश इतना होता और ग्राम पंचायत का कचरा होता तो जिम्मेदारी ग्राम पंचायत उठाती, लेकिन कचरा सारा नगर निगम का जा रहा है। इसलिए दायित्व बनता है नगर निगम का कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए या तो वहां उनको तारबंदी की व्यवस्था करनी चाहिए थी जिससे वो गोवंश वहां नहीं जाता, कोई दूसरा पशुधन भी वहां नहीं जाता और प्लास्टिक की थैलियां खाकर काल कल्पित नहीं होता। और आज नहीं तो जो भी प्लास्टिक थैलियां जो गोवंश खा रही है ना, वो आज नहीं तो कल काल कल्पित होगी ही होगी, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए गोवंश के लिए पशुधन के लिए व्यवस्था करें और व्यवस्था के साथ साथ आपका नगर निगम का जो काइन हाउस है ना, उसमें उनको आश्रय देने का प्रयास करना चाहिए। बाहर से गोवंश नहीं आता, नगर निगम का ही गोवंश ऐसा लगता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उस डंपिंग यार्ड के अंतर्गत आपको आसपास में तार की बाड़बंदी करानी चाहिए जिससे गोवंश या पशुधन वहां न जाए और काल कल्पित नहीं हो और सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी लेते हुए अपने कार्य का निर्वहन करना चाहिए। तो देखा आपने, डंपिंग यार्ड में गोवंश की दुर्दशा की चिंगारी अब बड़ा रूप लेती जा रही है। कहीं ऐसा न हो कि उदयपुर से उठी ये आवाज
केंद्र को हिलाकर रख दे। शहरवासियों ने डंपिंग यार्ड में गोवंश की दुर्दशा पर निर्भीक रिपोर्ट तैयार करने और ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग करने के लिए उदयपुर न्यूज का आभार भी जताया है। शहर के कई सामाजिक संगठन और पशु प्रेमी खुद डंपिंग यार्ड पहुंच रहे हैं और मौके का जायजा ले रहे हैं, तभी तो उदयपुर न्यूज सच साबित हो रहा है। मां आशापुरा संगठन के चेतन सोनी के नेतृत्व में कई पशु प्रेमी गोवंश की दुर्दशा पर निगम के खिलाफ एकजुट हुए और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए गोरक्षा के लिए प्रशासनिक सहयोग की अपील की है। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उनको बताया है कि डंपिंग यार्ड में नगर निगम ने बहुत सारी गायें छोड़ी है जो कि सिर्फ कचरा और प्लास्टिक खा के मरने को वहाँ पे रखी गई है। तो हम चाहते हैं कि ये सारी गायें वहाँ से छुड़ाई जाएं और इन्हें या तो किसी गौशाला में या फिर अगर आप काइन हाउस में भी रखते हैं तो कहीं अच्छे से रखिए इनको। क्या कहा साहब ने कहा है कि नए आयुक्त साहब हैं उनको ये ज्ञापन दें। ये जो नगर परिषद ने जितनी भी गायें थी, जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी मिस्टर शिमाली, उन्होंने गायों को उठाने का तो दिया है, तो ठेका दिया उठाने का, उन्होंने गायें भरी और डंपिंग यार्ड में लेकर डाल दी, जबकि उन्होंने ये कह के उठाया गायों को कि काइन हाउस में डालेंगे कि उनके खाने पानी की व्यवस्था रहेगी। पर ये हुआ बिल्कुल उल्टा। अधिकारियों ने अपने लीपा पोती के लिए स्मार्ट सिटी बनाना तो है उनको, पर यहाँ से गायों को उठाया और वहाँ पे कचरे में डाल दिया, जहाँ पे ना तो उनके पानी की व्यवस्था है, ना उनके भोजन की व्यवस्था है, और तिल तिल के मर रही हैं। और प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया, सिर्फ ये करके कि यहाँ से उठाओ और वहाँ फेंक दो, कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। और जब हम वहाँ पे गए पूछ रहे हैं तो बोलते हैं हमने तो छोड़ी नहीं है गाय वहाँ पे, हमारे तो काइन हाउस में है। काइन हाउस की स्थिति और बुरी है, वहाँ पे ना उनके वहाँ पे खाने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। आज हम एडीएम साहब के यहाँ आए हैं और हमने एक डंपिंग यार्ड को लेके जिस प्रकार गाय वहाँ मर रही है और कचरा प्लास्टिक की थैलियाँ इस प्रकार जो खा रही है, उसके विरोध में हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि आप लोग जिस प्रकार नगर निगम डंपिंग यार्ड में गाय को छोड़ रहा है और वहाँ पर जो स्थिति देखी जा रही है उससे गाय मर रही है, अगर ये अपनी कार्रवाई हम ये चाह रहे हैं इनसे कि जो गायें हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाए और जितनी उदयपुर में गौ सेवा संस्थाएँ चल रही हैं, गौ सेवाएँ चल रही हैं या गाय गौशालाएँ हैं, वह इन गायों को छोड़ा जाए और इनका व्यवस्थित खाना पानी और दाना पानी की व्यवस्था की जाए। अन्यथा अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो संगठन अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा, उग्र आंदोलन करेगा, उसकी सर्व जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। उदयपुर न्यूज दावा करता है कि डंपिंग यार्ड में हजारों गोवंश है, लेकिन निगम गोवंश की रक्षा के बजाय आंकड़ों पर दाव खेलते हुए यार्ड में 80 से 100 गाय या सांड होने की बात कर रहा है। हम तो कहते हैं कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन इस बार निगम के कर्ता धर्ताओं की बात मान लेते हैं और हम भी कह देते हैं कि यार्ड में 100 गोवंश ही हैं। लेकिन यदि निगम के यार्ड में एक भी गोवंश डैम तोड़ता है या कचरा खाता हुआ मिलता है तो जिम्मेदारी किसकी? हमें पता है इस विषय पर भी जिम्मेदार चुप ही रहेंगे और वैसे अब बोलने के लिए बचा भी क्या है। जनता सेना के प्रदेश संयोजक मांगीलाल जोशी के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और गोवंश की दुर्दशा देखते हुए निशब्द हो गए। जोशी ने बताया कि गोवंश की नारकीय स्थिति निगम के मुंह पर कालिक पोतती नजर आ रही है। वहीं जनता सेना के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सामर ने बताया कि यदि इन गायों का पोस्टमार्टम कराया जाए तो इनके पेट से थैलियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और इतनी संख्या में गोवंश के यहाँ पहुंचने पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि कहीं यहाँ से गायों की तस्करी तो नहीं हो रही। नगर निगम जो स्मार्ट सिटी का दावा भर रही है वो यहाँ आकर के उसकी पूरी वस्तु स्थिति सामने आ रही है। जो हम हमारे घर से कचरा भेज रहे हैं और जो वो कहते हैं गीला कचरा अलग दो, सूखा कचरा अलग दो, गाय की रोटी अलग दो, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे वो जो कचरा जो लेके आ रहे हैं ऑटो और जो खाली हो रहे हैं वो एक साथ में खाली हो रहे हैं, तो बेचारी गाय रोटी के चक्कर में खाली प्लास्टिक खा रही है। और अगर एक भी गाय का अगर सही ढंग से जो मरी हुई गाय है या जिंदी अगर उसका वास्तव में पोस्टमार्टम करा जाए, ऑपरेशन किया जाए, तो शायद कम से कम एक गाय के पेट में 5 किलो से 10 किलो थैली निकलेगी। जो दुर्दशा देखी जा रही है, ऐसा लगता है कि गौ माता की जो स्थिति है वो इतनी दयनीय स्थिति है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो गौ माता के नाम पर वोट मांगती है वो आज हमें पता पड़ रहा है यहाँ पर देख करके कि सिर्फ करनी और करनी में कितना फर्क है। नगर निगम उदयपुर जो अपना आप में दम्भ बढ़ता है कि वहाँ जहाँ पर कचरा डाला जाता है वहाँ पर प्लास्टिक के अनेकों थैलियाँ है और गाय और सांड आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो खा रहे हैं
वास्तव में इनका मरना तय है। नगर निगम इस बात का जवाब दे कि इतने पशु आए कहाँ से। वो कहते हमने उदयपुर शहर से नहीं लाए, तो कहाँ से आ गए। फिर ये जो थैलियाँ खा रहे हैं उनका मरना भी तय है। इसलिए हमारा आग्रह है कि नगर निगम इन आवारा पशुओं को हो, चाहे कहीं के गांव के हो या इकट्ठे करके लाए हो, इनको यहाँ से हटाए, नहीं तो ये निर्दोष प्राणी यहाँ पर वैसे प्लास्टिक का दम तोड़ देंगे। तो यह नगर निगम की अपने आप में लापरवाही दिखाई देती है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। महाराणा प्रताप की पूजा स्थली और उदयपुर के फतेह सागर रोड पर लगभग 500 वर्ष प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर में सावन के चौथे सोमवार को 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों के जाप के साथ 3 देशों से आए फूलों से श्रृंगार कराया जाएगा। जी हां, उदयपुर के शिव भक्तों द्वारा इतिहास में पहली बार 3 देशों से फूल मंगवाए गए हैं। सावन के चौथे सोमवार 27 जुलाई को नीलकंठ महादेव मंदिर को श्रृंगारित करते हुए महादेव से कोरोना रूपी जहर को पीकर विश्व को कोरोना मुक्त करने की अर्ज की जाएगी। शिव भक्त लव श्रीमाली ने बताया कि जिस तरह महादेव ने जगत के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकलने वाला हलाहल विष पिया था और नीलकंठ कहलाए थे, उसी प्रकार कोरोना के जहर से भी भगवान भोलेनाथ ही जगत को बचा सकते हैं। गुरुवार को नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में ही प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए शिव भक्तों ने सावन के चौथे सोमवार होने वाले 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप के साथ फूलों के श्रृंगार की जानकारी दी। इसमें 26 तारीख शाम को महामृत्युंजय जाप 1.25 लाख जापों के लिए कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी मुसीबत में हो या वो जीवन से लड़ रहा हो, मृत्यु सैया पे हो, अगर वो भी 1.25 लाख जाप का उच्चारण करता है तो उसके जीवन में उसको कुछ न कुछ फायदा होता है। इन 1.25 लाख जाप को करा के इन्हीं 1.25 लाख जाप की सुबह आहुति देते हैं और यज्ञ करना पड़ता है। तो वो कार्यक्रम भी हो रहा है। महादेव का रुद्र अभिषेक होगा जिसमें रुद्री पड़ी जाएगी, संपूर्ण जो मेरे द्वारा पड़ी जाएगी, रुद्र अभिषेक मेरे द्वारा होगा, उसमें कोई और नहीं बैठ पाएगा। क्योंकि इस कोविड-19 बीमारी की वजह से अगर 4-5 जने भी उस शिवलिंग को हाथ लगाते हैं तो उस बीमारी के फैलने का कारण बन सकता है। तो उस वजह से अभिषेक सिर्फ मैं ही करूंगा और उस अभिषेक के बाद श्रृंगार चालू होगा। जो महादेव जी का श्रृंगार चालू होगा, मंदिर का जो श्रृंगार है वो गौरव जी सुबह ही चालू कर देंगे। 25 शाम को इनका काम चालू हो जाएगा, क्योंकि टेंट वाले का जो काम है वो टेंट वाले करेंगे, फूलों का काम गौरव जी करेंगे, वो डेकोरेशन। तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए इनको। हम महादेव जी को जो सजाते हैं, जो नीचे शिवलिंग को, उसको हम 6:30 बजे बाद सजाएंगे और 8 बजे एक भव्य आरती होगी। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप उस आरती को लाइव दिखाएं ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि यार उदयपुर में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और कोविड-19 की वजह से हम इसका आनंद नहीं ले सके। हम प्रशासन से ये विनती करते हैं कि वो हमारे साथ रहें, हम भीड़ नहीं होने देंगे। हमने डायनेमिक सिक्योरिटी वालों को बोल के 10 सिक्योरिटी गार्ड पर्सनल मंदिर के लिए बुलाए हैं ताकि यहाँ पे कोई विवाद नहीं हो, कोई भीड़ नहीं हो। हम यही चाहते हैं कि मीडिया के मार्फत ही आप दर्शन करें, इस श्रृंगार को देखें। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे जितने प्लेटफॉर्म हैं और आप सब हमारे भाई जो यहाँ पधारे हैं, आप सब भी जो हमारी मदद कर सकते हैं करें ताकि लोग इस दर्शन को करें। मैं चाहता हूँ कि जो 1.25 लाख जाप हो रहे हैं, कुछ 5-15 मिनट की बाइट, उसकी भी उस मंत्र को सुनने से ही लोगों के जीवन में फायदा होता है, उसकी भी मैं आपके थ्रू लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि लोगों के जीवन में फ़ायदा हो। आज हम सब एजुकेटेड लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम थोड़ी सुविधा से रह रहे हैं, पर आज भी गांवों में वो सुविधा नहीं है, वो कोविड-19 के प्रति सतर्कता नहीं है। इसके थ्रू अपन ये बताएं कि ये बहुत बड़ी बीमारी है और सबको सतर्क रहना है। किसी को भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि उसके घर परिवार में उसके बच्चे, उसके माँ बाप या वो खुद बीमार हो। हम भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो बीमार हो गए हैं वो ठीक हो गए हैं, उनको स्वस्थ रखें, जो बीमार हैं उनको जल्दी स्वस्थ करें और जो स्वस्थ हैं उनको बीमार नहीं होने दें। और इस हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, उस नुकसान को भी महादेव कुछ न कुछ करके भरपाई करें। और हर गरीब आदमी, आप में जो व्यापार करता है, जो नौकरी करता है, किसी की आधे महीने की तनख्वाह काट दी गई, किसी को तनख्वाह मिली ही नहीं, जिसके जो मुसीबत है उसका सोल्यूशन भोलेनाथ करे। जय महादेव, जय श्री राम। 27 तारीख शाम को जो UIT पे नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, उसमें एक भव्य फ्लावर का श्रृंगार हो रहा है, जिसमें सभी फ्लावर आउट ऑफ इंडिया से मंगवाए जा रहे हैं, हॉलैंड से, कोलंबिया से, थाईलैंड से। और इम्पोर्टेंट फ्लावर के अंदर ट्यूलिप है, केला लिली है, हाइड्रेंजिया है, हेलिकोनिया है, बर्ड ऑफ पैराडाइज है
और भी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्लावर है जिससे हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। और हमारा यही मोटिव है कि भगवान का श्रृंगार करके हम सब हमारी और सबकी भक्ति, सब भक्तों की प्रार्थना भगवान सुने और खुश होकर ये कोविड-19 की बीमारी को जड़ से ख़त्म करें। सर कितने देशों से आ रहे हैं? जी 3 देशों से आ रहे हैं और इंडिया में बेंगलोर से भी आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट फ्लावर जो आ रहे हैं हेलिकोनिया से, अपने हॉलैंड से आ रहे हैं, कोलंबिया से आ रहे हैं और थाईलैंड से आ रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर अमृत सिंह ने कुलपति का पद ग्रहण करने के साथ ही विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों के डीन और प्रोफेसर्स ने नए कुलपति प्रोफेसर अमृत सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान कुलपति ने सभी से चर्चा करते हुए महाविद्यालयों की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। मिलने मिलाने के दौर के बीच कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल भी प्रशासनिक भवन पहुंचा और कर्मचारियों ने नए कुलपति से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रोफेसर अमृत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी समय में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की ऑनलाइन परीक्षा के साथ साथ राज्य सरकार और यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया जाएगा। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि मेवाड़ आदिवासी अंचल होने से यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम्स में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो सबसे पहले उन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा और जहाँ जहाँ पर नेटवर्क नहीं होगा वहाँ पर पहले नेटवर्क की व्यवस्था होगी, उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाएगी। वहीं इस मौके पर छात्रों के एक मुश्त फीस जमा कराने की बात पर कहा कि कोविड के समय कई अभिभावकों का रोजगार छीन गया, उनके लिए भी छूट देकर किश्तों में फीस ली जाएगी। देखिए, आज जो मैं पद ज्वाइन किया है, सबसे पहले मैं सरस्वती जी का नमन किया। इसके बाद स्वर्गीय सुखाड़िया जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। हमारे कर्मचारी शिक्षक ने हमारा स्वागत किया, उनको मैंने संबोधित किया और आज मैंने 2 फाइलों पर साइन किया। पहला काम ये मैंने किया कि हमारी प्राथमिकताएं जो चेंज हो गई हैं कोविड की वजह से, ये हमारा विश्वविद्यालय है, ये समाज के लिए बना है, समाज को शिक्षित करने के लिए बना है। उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनका ऑनलाइन क्लासेस पूरा हुआ कि नहीं हुआ, परीक्षाओं का हम क्या सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, ऑनलाइन परीक्षाएं कराएंगे कि हम जो है अपेक्स कोर्ट का इंतज़ार करेंगे, शासन का निर्देश प्राप्त करेंगे, ये सारे चर्चा हमने किया है। लेकिन आज मैंने एक इम्प्लीमेंट कर दिया है कि जो क्लासेस नहीं चली हैं वो 15 दिन के अंदर वो सारी क्लासेस हो जाएं और 10 अगस्त को हम अपना एक सिस्टम ऑनलाइन एग्ज़ाम का सिस्टम बना करके टेक्नोक्रेट्स के बीच में उसका डिस्कशन करके हम जो हायर एजुकेशन ले जाएंगे अप्रूवल के लिए। अगर कोई गाइडलाइन नहीं आ गए तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं आएगी तो हम ऑनलाइन परीक्षाएं 10 अगस्त के बाद कभी भी कराएंगे। ऑनलाइन परीक्षाओं में सबसे पहले हम जो है पीजी को लेंगे, पीजी स्टूडेंट की पहले ऑनलाइन परीक्षा कराएंगे। तो पहला काम तो मैंने ये किया है। दूसरा काम, यहाँ पर ट्रेनिंग प्लेसमेंट है, सेल है, लेकिन उसको मैंने आज उसको बहुत एक्टिवेट कर दिया है। सब बच्चे जो है जो यहाँ से पास आउट हो गए हैं, उनका एलमुनाई का हमने एक एसोसिएशन बना दिया है, उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जो एलमुनाई हैं उनसे सपोर्ट लेंगे, इस तरह का सपोर्ट लेंगे। जो हम एलमुनाई हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारे ट्राइबल बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो फीस देने के लिए सक्षम नहीं है या पार्ट टाइम फीस देना चाहते हैं, पार्ट टाइम फीस लेने के लिए हमने सर्कुलर जारी कर दिया है कि पार्ट टाइम फीस हम लेंगे। जो बच्चे फीस नहीं जमा कर पाएंगे, मैं अलमुनाई से, कॉर्पोरेट सेक्टर से पर्सनली मैं कांटेक्ट करके उनसे अनुरोध करूँगा कि हमारे गरीब छात्रों की फीस कृपया आप जमा करो। कर देंगे तो स्वागत है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्ट के अनुसार ही करेंगे। जो हमारे एक्ट में व्यवस्था है, अगर उस एक्ट में लिखा है कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर से किसी की फीस नहीं जमा कर सकते हैं, कोई देना चाहता, बच्चे की फीस जमा कराना चाहता तो हम नहीं करेंगे। लेकिन अभी एक्ट में ऐसा कोई मिला नहीं। हम प्रयास करेंगे जो हमारे ट्राइबल बच्चे हैं जिनके कोविड की वजह से उनके पेरेंट की इनकम 0 हो गई है, फीस देने की पोजीशन नहीं है, तो हम प्रयास करेंगे कि उनकी फ़ीस कैसे जमा हो। राज्य सरकार एग्ज़ाम कराने के लिए कि चाहे पीजी हो चाहे यूजी हो, उनको प्रमोट करने की बात सामने आई थी। लेकिन यूजीसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूजीसी बॉडी है यूनिवर्सिटी की, यूजीसी बॉडी ने ये कहा कि एग्ज़ाम होने चाहिए। दोनों की विरोधाभास सामने आया है। देखिए, ये तो ये विरोधाभास आना स्वाभाविक है, इसलिए कि हर स्टेट की अपनी अलग अलग सिस्टम होता है और हर स्टेट का अपना अधिकार क्षेत्र है।
हमारी जो है कंट्रोलिंग बॉडी जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी है, यूजीसी के नियंत्रण में आता है, उनकी गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन को हम फॉलो कर भी सकते हैं और उस गाइडलाइन में हम सुझाव दे सकते हैं। उस गाइडलाइन के सुझाव के अंतर्गत हम परीक्षा करा भी सकते हैं। लेकिन चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो यूजीसी हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हो, ये कोई नहीं कहेगा कि आप परीक्षा न कराओ। यही कहेगा कि ये जो बच्चों के जान को जोखिम में डालकर परीक्षा न कराइए। अगर हमें लगता है कि हमारे छात्रों को हम उनके जान को जोखिम में न डाल करके हम परीक्षा कराने में सक्षम हैं, हमारी एक स्वतंत्र बॉडी है, इसका एक एक्ट है, तो हम ज़रूर राज्य सरकार के सामने ले जाएंगे कि हमको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, हमें एक एक्सपेरिमेंट के रूप में, हमारे एक प्रयोग को स्वीकार करिए। हम जो है एक मॉक डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं कि हम ऑनलाइन परीक्षाओं का हमारा ये सिस्टम है और आप देख लो। हम मोबाइल से मान लीजिए परीक्षा करा रहे हैं, मोबाइल पर क्वेश्चन जा रहा है, एक क्वेश्चन 20 सेकंड का है, ठीक है ना। हम लड़कों को बैठा देंगे, कापी दे देंगे और बता देंगे कि इसका आंसर इस कापी में है, तुम 20 सेकंड में खोज के दिखा दो, नहीं तब तक डिसअपीयर हो जाएगा। तो ऑनलाइन पूरा दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है और कुछ लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ लोग नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। हम जो है उस सिस्टम से आए हैं, हमके साइंस और टेक्नोलॉजी का ज्ञान है आप लोग के आशीर्वाद से, तो हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाना चाहते हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएं हो सकती हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाबरा गांव में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। बुधवार को उनकी 114वीं जन्म जयंती है। इसी के तहत टाउन हॉल स्थित शौर्य दरगाह में स्थापित उनकी प्रतिमा पर कांग्रेसी पार्षद ने आजाद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान आजाद के योगदान और उनके बलिदान को याद किया गया। वार्ड 50 के पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने बताया कि आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 114वीं जन्म जयंती के मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने आजाद के जीवन पर प्रकाश डाला। गौरव प्रताप सिंह ने बताया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आजाद का योगदान अमूल्य रहा है और उनके इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वार्ड 10 के पार्षद गिरीश भारती ने बताया कि आजाद युवाओं के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं। उनके अतुल्य योगदान को हर भारतवासी हमेशा याद रखेगा। भारत माँ के लाल चंद्रशेखर जी आजाद की जयंती पर उन्हें नमन करने, पुष्पांजलि कर हम सब साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आशा करते हैं कि संभाग में हर क्षेत्र में आज के दिन चंद्रशेखर आजाद को हर वो युवा साथी जो भारत माता के लाल क्रांतिकारी को नमन कर याद करेंगे और इनको पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसी मनोकामना के साथ हम सब यहाँ शौर्य दरगाह में नगर निगम में स्थापित जो है यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मेरे वरिष्ठ पार्षद साथी गिरीश जी भारती, हमारे पुराने NSAI अध्यक्ष कृष्णपाल जी अनगोर तथा हमारे साथी यहाँ पर आए हैं और पुष्पांजलि का हमने यहाँ पर नमन करके पुष्पांजलि अर्पित की है। धन्यवाद। वीर क्रांतिकारी हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत चंद्रशेखर जी आज़ाद, जो कि उनको उपाधि दी गई थी आज़ाद की, वह अपने मरते दम तक आज़ाद के रूप में पहचाने गए। उनको एक प्रेरणा स्रोत उनका व्यक्तित्व रहा है। देश की आज़ादी में उनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है और उनका जो एक मोटो था, जो उनको नाम की उपाधि मिली आज़ाद। आज़ाद का मतलब होता है कि आप अपने व्यक्तित्व से, अपनी क्षमताओं से और अपनी कार्य क्षमताओं से, अपनी योग्यता से अपने आप को आज़ाद रहकर इस तरह का काम करें जो आपके देश हित में हो। हम इनसे आज इस अवसर पर हम इनसे प्रेरणा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे देश के युवा इस तरह से इनसे प्रेरणा लें और जो आज़ाद जो शब्द का जो सही उपयोग है, वास्तविकता जो है, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनकर हम आज़ादी की प्रेरणा लें और युवाओं को प्रेरित करें। स्मार्ट सिटी की धीमी गति से कामों के चलते शहरवासियों में नगर निगम और L&T कंपनी के खिलाफ अब विरोध बढ़ता नजर आ रहा है। शहर के अंदरूनी इलाकों में चल रहे काम कछुआ चाल से चल रहे हैं। ऐसे में कॉलोनियों में रह रहे लोग तो परेशान हैं ही, यहाँ से गुजरने वाले वाहनधारियों को भी बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के सबसे व्यस्ततम इलाका सूरजपोल और बापू बाजार कई महीनों से धूल फांक रहा है। दुकानदारों और क्षेत्रवासियों का कहना है कि जहां पहले से लॉकडाउन के चलते सभी के व्यापार ठप पड़े हुए हैं
और जब अनलॉक हुआ है तो खुद ही पड़ी सड़कें सुचारू रूप से व्यापार चलने में रोड़ा अटका रही हैं। बाजारों में कई जगह तो व्यापारी जो दुकानों का किराया नहीं भर पा रहे वह पहले से ही खाली कर गए हैं। ऐसी स्थिति अगर दीपावली तक और रही तो कई व्यापारियों को मजबूरन दुकानें खाली करनी पड़ सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार बारिश भी नहीं हो रही है, नहीं तो सड़कों पर पानी भरने से चारों तरफ कीचड़ हो जाता। बापू बाजार व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारियों, क्षेत्रीय पार्षद और अन्य पार्षदों का भी कहना है कि यदि स्मार्ट सिटी के कामों को दिन की बजाय रात में किया जाए तो शहर में ट्रैफिक का दबाव भी कम रहेगा, जिससे कामों में भी तेजी ला जा सकती है। आप देख ही रहे बापू बाजार की हालत, जिस तरह से ये काम चल रहा है, बहुत धीमी गति से काम चल रहा है और इतने परेशान है। कपड़ों का काम है हमारा, इतना धूला है सारा दिन, इतनी अव्यवस्थित यहाँ पे ट्रैफिक का सिस्टम है, कोई रख रखाव नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हम तो कॉपरेट करने के लिए भी तैयार थे कि आप पूरे मार्केट बंद रखो, 2-3 दिन 4 दिन जितना आपको चाहिए आप बंद रखो, ताकि आपको रोड खाली मिले और आप व्यवस्थित काम कर सको और काम को जल्दी से जल्दी निपटा सको। लेकिन नहीं, उसके बाद भी हमको सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन कि इतने दिन में हो जाएगा, इतने दिन में काम हो जाएगा। लेकिन आप देख लो, ये आश्वासन होते होते आज 1 महीना ऊपर हो गया और हम ये भुगत रहे हैं। हम ये कैसे व्यापार करें? पहले ही आप देख रहे हैं कोरोना के कारण कैसा है मार्केट और कैसे काम चल रहे हैं लोगों के। उसके बाद फिर ये हमारे ये बिगड़े हुए रोड, ये हालात मजबूर कर दें कि हम दुकान पे आएँ कि नहीं आएँ, ये सोचते हैं सारा दिन बैठ के करें तो क्या करें। दुकान पे भी कोई कस्टमर आता है तो कस्टमर को भी हमने पेमेंट बना रखा है चढ़ने के लिए, उसको भी इतनी असुविधा का सामना करना पड़ता है। वो भी बाहर से आता है, बोलता है भैया आएँ तो कैसे आएँ, ना पार्किंग की जगह है, अपनी गाड़ी लगाएं तो कहाँ लगाएं, आप कोई व्यवस्था करके तो हम गाड़ी लगाएं। तो कस्टमर को बोलते लगवाएं, इतने में कस्टमर अपनी गाड़ी निकाल के चला जाता है। तो हमारा ये व्यापार जो हमारे पास आने वाला है, ये भी इस गलती के कारण हमसे जा रहा है, हमसे छिन रहा है। तो मैं तो इतने सिर्फ अनुरोध कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ विनम्रता से कि प्रशासन साथ दे, नगर निगम साथ दे, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करे, इनके ऊपर थोड़ा जोर डाले, बाउंडेशन रखे, ताकि ये काम हमारा जल्दी से जल्दी हो सके और व्यापारी अपना व्यापार कर सके, अपना घर सुचारू रूप से चला सके। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरी निगम वालों से। बहुत फ़र्क पड़ सकता है। रात को ना इनको ट्रैफिक मिलता है, रात को इनकी शिफ्ट अगर प्रॉपर चले, सारी लेबर यहाँ पे काम करे और व्यवस्थित काम करे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये 2 दिन से ज़्यादा का काम है। एक दिन गिट्टी बिछाने का काम है, दूसरे दिन रोड बनाने का काम है। इनके पास टाइम बहुत है, लेकिन ये आप खुद ही देखो मार्केट में आपको लेबर नहीं दिखेगी काम करने वाली। काम तो हो ही नहीं रहा है मार्केट में। 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से मैं देख रहा हूँ एक लेबर नहीं है, कोई काम करने वाला यहाँ पे नहीं है। आधा काम यहाँ किया है, ये काम छोड़ के फिर और आगे चले गए, दूसरा काम आधा काम वहाँ करने। अब ये काम आपको पहले पूरा करना चाहिए, इसको पहले कंप्लीट कीजिए, फिर आप आगे बढ़िए ना। ये आधा काम छोड़ते हैं, आधा काम यहाँ करेंगे, फिर आगे काम चालू करेंगे, फिर वहाँ का काम आधा छोड़ेंगे, फिर आगे काम चालू करेंगे। तो ये कुछ नहीं है, व्यापारी परेशान होंगे और अंततः ये होगा कि व्यापारी सब दुकानें बंद कर देंगे, ना खुद धंधा करेंगे ना इनको काम करने देंगे, फिर ये काम डिले होता जाएगा। तो निवेदन है सबसे, निगम वालों से निवेदन है, ये जो ठेकेदार हैं इनसे निवेदन है कि ये काम जल्दी से जल्दी कराएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी L&T, इनके लिए ये सब काम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है ये सब काम करना। लेकिन ये पता नहीं क्यों डिले कर रहे हैं, इनको पता है। तो निवेदन है कि जल्दी से जल्दी काम करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बापू बाजार के विगत पिछले 4 महीनों से जो कार्य चल रहा है, वो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। बार बार मीटिंग और सब चीज़ें करने के बावजूद भी कार्य में कोई स्पीड नहीं आती है। और ये जो कार्य चलता है धीरे धीरे, उससे पहले ही तो कोरोना से पूरा व्यापारग्रस्त, पूरा व्यापारी परेशान है, व्यापार नहीं है। और बाकी बचा कुचा जो व्यापार है 10-20%, 25%, वो इस स्मार्ट सिटी के कार्य की वजह से अफेक्टेड है। इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि बापू बाजार पे पूरा खुदा हुआ है। रोड के लिए भी बार बार उनसे बातचीत करने के बाद भी रोड अब बनाएंगे, कल बनाएंगे, सोमवार से बनाएंगे, इस तरह के सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, कार्य में कोई गति नहीं आती है। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारा यही है, नगर निगम से, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से यही निवेदन है कि इस कार्य को स्पीड से करें। और हमारा ये व्यापारियों का ये कहना है कि इस कार्य को दिन के बजाय अगर वो रात को कार्य करें तो ट्रैफिक में भी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, व्यापारी कुछ थोड़ा बहुत जो व्यापार है वो कर पाएगा और इस तरीके की सारी चीज़ें हो पाएगी। जिस तरीके से अपन देखते हैं कि सूरजपोल चौराहे पे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे दिन भर वैसे ही अपना सबसे व्यस्त चौराहे जो कहने वाला है वो सूरजपोल है। और सूरजपोल पे स्थिति आप देखेंगे तो ट्रैफिक पूरा जाम है। उस कारण से व्यापारी जिन्हें जो व्यापार नहीं कर ग्राहक जो हैं वो सूरजपोल के आसपास के क्षेत्र है, बापू बाजार, उद्यापोल, इनमें पूरा व्यापार इफेक्ट इस चीज़ की वजह से हो गया। तो हमारा यही निवेदन है कि इस कार्य को एक तो गति देवें, स्पीड से काम करवावें और
रात को कार्य करें ताकि ट्रैफिक भी नहीं होवे और इस तरीके से अपना व्यापार भी उचित रूप से चल पावे। ट्रैफिक को लेकर जो सवाल है उसका पहला रीज़न तो सूरजपुर चौराहे की जो अतिक्रमण कर दिया गया है निगम द्वारा, पहला तो वो है। जैसे कि चौराहे पहले रोड पहले बड़ी थी। दूसरा जो कारोबार चल रहा है जिसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि या तो ये काम जल्द से जल्द किया जाए, और इसको जल्द से हमने कोशिश की थी कि कोरोना काल में जब कर्फ्यू एरिया था तब काम निपटाया जाए। अभी जिस तरह से बात आ रही है, जनता का भी ये कहना है, उनकी राय मशवरा करने के बाद व्यापारी संघ का भी ये कहना है कि रात में मॉनिटरिंग करके उस काम को जल्द से जल्द निपटाया जाए ताकि दिन में ट्रैफिक जाम ना हो, जनता परेशान ना हो। वैसे ही बहुत टाइम बाद रोज़गार 4 महीने बाद लोगों का अब चालू हुआ है, और इस हालात में अगर काम के चलते, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के चलते व्यापारी संघ और सारे जो वहाँ के निवासी है वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सूरजपोल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर उदयपुर के हर क्षेत्र का निवासी वहाँ से दिन में एक बार गुजरता है, वो सेंट्रल स्पॉट है। इसलिए हमारा मानना यही है कि रात को मॉनिटरिंग करके लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्टेट करके और कम ट्रैफिक हो, जिससे कि दिन में ट्रैफिक की समस्या ना हो और व्यापारियों को भी परेशानी ना हो। इस बात को हमने उठाया है और हम आगे भी आयुक्त साहब से बात करके इसको प्रोजेक्ट में ऐड करा के रात को मॉनिटरिंग हो, जल्द से काम हो, इसकी कोशिश करेंगे। स्मार्ट सिटी के तहत जो मुख्य चौराहे, भीड़ भाड़ वाले चौराहे जो होते हैं, वहाँ पर जो कार्य चल रहा है वो लोगों का आवागमन भी स्वाभाविक होगा, और ऐसी स्थिति में अधिकतर समय ट्रैफिक जाम रहता है, लोगों को असुविधा होती है। मेरा ये सोचना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है जो स्मार्ट सिटी का काम कर रही है उसको नाइट शिफ्ट में भी काम करना चाहिए। यदि ऐसा संभव है तो लोगों को भी राहत मिलेगी और कार्य करने वालों को भी सुविधा मिलेगी, दोनों के हित में। और साथ में सुरक्षा का पूरा ध्यान में रखते हुए इनको ये कार्य करना चाहिए जिससे कोई दुर्घटना नहीं घटे और लोगों को राहत पहुँचे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आया है मात्र 1000 रुपए में 800 वर्ग फीट का भूखंड। जी हाँ, सही सुना आपने, 1000 रुपए का मेंबरशिप और 30 रुपए प्रतिदिन 100 दिनों तक जमा करवाना है, और प्रतिदिन एक लकी विजेता बन सकता है 100 वर्ग फीट भूखंड का स्वामी। 100 दिनों में 100 लकी विजेता जीत सकते हैं 100 प्लॉट, वह भी आपके सपनों का शहर उदयपुर के पास ही। तो देर न करें, आज ही स्कीम का लाभ उठाएं और अपनी जमीन का मालिक खुद बनें। संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 सेकेंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी गेट के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 8558586687 कपिल अग्रवाल और 7296811920 करण सिंह सिसोदिया। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड,
near GBH Hospital, Pratapnagar, Udaipur. Call 9352525017 9829592574. शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस आईसीयू की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। Rasikal M. Dhariwal Public School, an English medium co-educational school. Admission open from playgroup to 10th class. Dedicated and experienced teacher, homely environment, individual attention, student-friendly library, well-lighted and eco-friendly school building, air conditioner pre-primary classrooms, digital classrooms with projectors, space available for indoor and outdoor games. Due to Corona pandemic, daily sanitization of classrooms. In every classroom, touch-free sanitizer dispenser available. Sitting arrangement with proper distancing. CCTV surveillance by management. Affordable and safe transportation facilities available. Parent satisfaction are our motto. Rasikal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. Call it 0294298041. AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता। पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107392702. Website www.ahaudaipur.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 838।
job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. Ample opportunities, recession-free and ever-growing career industry. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वन्यजीव मानव के बीच टकराव की घटना में वन्यजीवों को रेस्क्यू कर उचित स्थान पर छोड़ने या उन्हें ट्रैंकुलाइज करने वाली उदयपुर की टीम में महिला फॉरेस्ट गार्ड को भी नियुक्ति दी जा रही है। प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब वन्यजीव के लिए किसी महिला शूटर के रूप में जगह बनाई जा रही है। सीसीएफ राजकुमार सिंह ने बताया कि राजसमंद केलवा हाल ही सीसीएस उदयपुर कार्यालय में तैनात अमृता सिंह की नियुक्ति की गई है। अमृता शूटिंग ट्रेनिंग ले रही हैं और वन विभाग की राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता में अपना स्थान भी बना चुकी हैं। संभाग में तेंदुए से जुड़ी होने वाली घटनाओं में पेश करते हुए महिला शूटर को पहली बार देखा जाएगा। विभाग के दल में पहले सतनाम सिंह काम किया करते थे, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद दल के सदस्यों में कमी होने पर अमृता को नियुक्ति दी जाने वाली है। उन्हें 5 साल हो चुके हैं, लेकिन शूटिंग की ट्रेनिंग पहले से ली गई है। राम सिंह जी ने काफ़ी लंबे समय तक ट्रैंकुलाइजिंग शूटिंग का काम किया विभाग में और बहुत अच्छी तरह से कार्य किया। और चूँकि वो सेवानिवृत्त हो गए हैं तो हमने अब एक नई टीम बनाने के उद्देश्य से कार्यवाही शुरू की है और उसमें उदयपुर संभाग के करीब सभी ज़िलों में, खास करके जो वन्यजीव क्षेत्र हैं राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर ज़िले में, उनमें कुछ जो नए हमारे फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर्स हैं उनको इसकी ट्रेनिंग देने की शुरुआत की है। और करीब 3 माह पूर्व हमने एक राजसमंद में ट्रेनिंग भी रखी थी जिसमें तीनों ज़िलों के हमारे कर्मचारी वहाँ गए थे और एक पूरे दिन की ट्रेनिंग थी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि कुछ नए गार्ड्स हर एक ज़िले में 3-4 कम से कम हों जो ये कार्य संभाल सकें, क्योंकि आने वाले समय में ये जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट की समस्या रहेगी, खास करके उदयपुर संभाग में बघेरों की, पैंथर की समस्या काफ़ी है। तो इसलिए आवश्यक है कि नए लोगों को तैयार किया जाए और इसमें काफ़ी लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। हाँ, अमृता एक्चुअली इधर उदयपुर में ही प्रस्थापित है। 2000 कुछ वर्ष पूर्व भर्ती हुई थी इसकी फॉरेस्ट गार्ड के तौर पे और ये चूँकि इसका शूटिंग में इंटरेस्ट है और ये शूटिंग में नेशनल लेवल तक गई है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इसलिए हमने इसको उस यहाँ जो उदयपुर की टीम है उसमें शामिल किया है ताकि ये ट्रैंकुलाइजर का जो प्रोसेस है पूरा उसको सीख भी सके। और हमें विश्वास है कि इस हिसाब से ये काम करेगी तो ये अच्छी भविष्य में एक अच्छा हमारे को एक सतनाम की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पे एक और अच्छा अवसर प्रदान होगा। इस चूँकि लगभग 8-9 वर्षों से विभाग में जो भी भर्ती हो रही है उसमें गार्ड स्तर पे, फॉरेस्ट स्तर पे महिलाओं को भी काफ़ी संख्या में लिया गया है और महिलाएं करीब सभी प्रकार के कार्य निष्पादित कर रही हैं। तो इसलिए ये भी एक ऐसा कार्य है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। अगर किसी का इंटरेस्ट है तो हम उम्मीद करते हैं कि उसे सीखेंगे और उनके लिए अच्छा रहेगा। और हमने कई जगह देखा है, खास करके जैसे गिर का उदाहरण लें तो गिर में काफ़ी महिला कर्मचारियों की पूरी टीम है जो लॉयन जैसे जानवर के लिए पूरा रेस्क्यू कार्य करती। जी, विभाग की तरफ से मुझे ऑल इंडिया फॉरेस्ट मीट जो होती है उसका उड़ीसा में जो रहा गया, उसके लिए स्टेट की जो ट्रायल हुई थी वो मैंने जयपुर दी। उदयपुर में भी इसके लिए एक ट्रायल हुई थी, उसमें मैं सेलेक्ट हुई। उसके बाद राजस्थान में मुझे जयपुर उसके लिए ट्रायल देने के लिए भेजा गया विभाग की तरफ से। उसमें मैं राजस्थान में पहली महिला थी जो शूटिंग में सेलेक्ट होके और नेशनल लेवल पे गई हूँ खेलने के लिए। शूटिंग का एक जो खेल है या प्रतियोगिता है उसमें अलग, और जो फॉरेस्ट या फिर जो कहें कि ग्राउंड लेवल पे या फील्ड में जो काम करना होता है वो काफ़ी कठिन होता है। किस तरीके से जो है एक फील्ड पे जो है वन्यजीवों के रेस्क्यू करते हुए जो ड्यूटी है वो किस तरीके से निभाने वाली है? सर मैम हमको वन्यजीवों को बचा के उनको सुरक्षित पहुंचाकर बाहर निकाल के ट्रैंकुलाइज करके उनको वापस होश में लेना, ये ट्रैंकुलाइज में रहता है कि किस माहौल में हम लोग हैं और किस तरह के एनवायरनमेंट में हमको उसको बाहर लेना है, भीड़ को हटाना है। जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मेरे सामने जो भी चुनौतियाँ आएगी उनको स्वीकार करते हुए मुझे आगे बढ़ना है। विभाग की तरफ से पहली जो मुझे ट्रैंकुलाइज के लिए भेजा जाएगा तब मैं उसको अच्छे से कर पाऊँगी। अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं है ट्रैंकुलाइज करने की?
हाँ, ट्रैंकुलाइज की जो उदयपुर वाइल्ड लाइफ की तरफ से जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। कॉन्फिडेंस कितना है, कर पाओगे? नहीं, मैं 100% कर पाऊँगी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी था और मैं चाहती थी कि मैं शूटिंग, तो मेरा प्रोफेशनल गेम था कि मुझे शूटिंग करनी है और शूटिंग में जाना चाहती थी, लेकिन डिपार्टमेंट में एज अ ट्रैंकुलाइज़र मुझे जाने का मौका मिल रहा है। ये मेरे ऑफिसर्स का मेरे प्रति सहयोग और सपोर्ट रहा है। उदयपुर रक्तदान महादान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पाल सिंह कप्पू ने बताया कि 25 जुलाई को होने वाले उदयपुर रक्तदान दिवस के तहत गुरुद्वारा सचखंड पर पोस्टर का विमोचन अध्यक्ष धर्मवीर सिंह सलूजा के तत्वावधान में किया गया। कप्पू ने बताया कि उदयपुर में ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी हो गई है, ब्लड लगभग खत्म ही हो गया है, मरीजों को ब्लड के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए उदयपुर वासियों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करके ब्लड बैंकों में होने वाली कमी को पूरा करें। इस कार्यक्रम में हाजी प्यारे भाई दशनीत सिंह, देवेंद्र पाल सिंह, सतपाल कौर, आयुष अरोड़ा, तेजेंद्र सिंह राजू आदि उपस्थित थे। 25 जुलाई को उदयपुर रक्तदान दिवस के तहत जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें हमने उदयपुर सिख समाज और रक्तदान महादान चैरिटेबल ट्रस्ट ने मिलकर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसमें अभी कोरोना के तहत सभी ब्लड बैंकों में ब्लड की बहुत कमी है, ब्लड है ही नहीं, पूरे उदयपुर में ब्लड खत्म हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उदयपुर के लोगों से अपील करता हूँ कि आप आएँ, घरों से निकलें और ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि जितना आप ब्लड डोनेट करेंगे पहले आप खुद स्वस्थ रहेंगे और फिर 4 लोगों की जान बचाएंगे। इस मुहिम में आप सब इकट्ठे हुए। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई की मुहिम के तहत पूरा उदयपुर, सरकारी संस्थाएं, दूसरी संस्था के लोग, क्लब, रोटरी क्लब, मीरा क्लब सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यहाँ गुरुद्वारा सचखंड दरबार सिख कॉलोनी आप पधारें और 25 जुलाई को रक्तदान देकर अपना जीवन सफल करें। जय भारत, जय हिंद, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सराड़ा थाना क्षेत्र के अदवास गांव की नवविवाहिता के विषाक्त वस्तु खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। दरअसल महिला की शादी इसी साल 25 फरवरी को हुई थी। इसके बाद उसके पुराने प्रेम संबंध के चलते विवाहिता को पुराने प्रेमी की ओर से लगातार परेशान किया जा रहा था। नवविवाहिता मृतका के पति कमलेश ने बताया कि इन दोनों की शादी हुए अभी 4 महीने ही हुए थे, लेकिन शादी के बाद उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि सोनू का किसी और के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन सब कुछ भुलाते हुए दोनों ने साथ में रहने का फैसला लिया था। कुछ पारिवारिक कारणों के कारण उसे पीहर छोड़ा। इसी बीच उसके पुराने प्रेमी ने फिर से मैसेज भेजकर परेशान करना शुरू कर दिया। इसी वजह से उसने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। अब रिसेंटली मेरी शादी हुई है, 4 महीने हुए, 25 फरवरी को हुई है, फरवरी को शादी हुई है मेरी। और हम अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, मतलब फिर रिसेंटली हम के गाँव बम्बई गए, शादी हो गई, बम्बई चले गए। फिर ये लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर पे मतलब 1 महीना साथ में रहे, सब कुछ साथ में रहे। तो फिर उनने कुछ बताया तो है नहीं, ऐसा डिस्कस किया नहीं कि मेरा पहले ऐसा हुआ था, ऐसा है क्या है, उनका कुछ रिलेशन था तो कुछ बताया नहीं। अभी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म, लॉकडाउन लगा है, उसके बाद उसके मम्मी डैडी आ गए तो मैं मेरे घर पे चला गया। फिर मैं मेरे अंकल के साथ मैं गाँव आ गया। रिसेंटली उसके पीछे मेरे पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे पता नहीं। फिर वो उनके नाना जी डेथ हो गए तो इसके लिए वो गांव में आए, नाना जी डेथ हुए। फिर ये 4 दिन डेथ होने के बाद ये न्यूज़ आई कि मैं लेने के लिए गया था जावत, कि हमारे घर में महाराज जी आए, चौका करना था। तो मैं बोला कि मेरी वाइफ है, लेके आता हूँ। तब तक कि मैं जब मेरे घर पे पहुँच के पहले फ़ोन आ जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनने मुझे डिस्कस किया नहीं कुछ है ऐसा है, लेकिन वाह पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है फलाना के साथ, लेकिन हमने कुछ जान दिया नहीं। मैं बोला ठीक है, कुछ रहेगा तो आके प्रॉब्लम रहेगी बताएंगे। तो दूसरे दिन मुझे पापा को खबर आई कि ऐसा ऐसा है बात है, अंकल को पता चली कि ऐसी ऐसी थोड़ी बात है। तो जाके सीधा ससुराल गए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्या है, कि आपके ऐसा बात चैटिंग है। उन्होंने बोला कि मेरी लड़की ने चैटिंग कि मैं ससुराल जा रही हूँ, बस मुझे फ़ोन मत करना, बस इतना मैसेज भेजा उनने। तो ये इशू हुआ ये सब। फिर उसके बाद उनके बड़े पापा का घर पे प्रोग्राम रखा था, तो उनको प्रसादी था तो खाना खाने के लिए गए थे। तो वो बोले कि ठहरते हैं, तो उनको बोले कि हम कल भेजते हैं। तो शाम तक ये न्यूज़ आई कि उन्होंने जहर खा लिया। फिर इधर आया, मालूम पड़ा कि ये सब कुछ हो गया। और इसमें हाथ है नितिन नाम करके लड़के का, उनके घर के बाजू में रहता है। पहले से कोई
अफेयर था, मतलब क्या पीठ पीछे उनने क्या छुपाया है क्या नहीं है, वो उनको पूछना पड़ेगा, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। जो भी डेथ हुई है उसका जो लड़का वो है ना भाई, वो मेरा भतीजा है, वो मेरे भाई के लड़के की बहू है, उसकी डेथ हो गई है। उसके डेथ का वजह कुछ उनको कुछ डाउट लग रहा है, तो सुसाइड किया, कुछ प्रेशर की वजह से सुसाइड किया है। उनका कुछ अभी ऐसा 4 महीने पहले तो शादी हुई है और जाना आना है बराबर है, लॉकडाउन लगे आ रहे, लेकिन अचानक से ये कुछ हुआ तो हमको कुछ डाउट लग रहा है कि इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि ये सुसाइड क्यों किया है, ये सुसाइड हमको मर्डर जैसा लग रहा है, इसके लिए पूरी जांच की जाए बस। लड़के का फिर सब सुनने में आया कि बाजू में रहता है, निखिल नाम का लड़का है, वो उनका दोनों का टच में था, तो उनकी वाइफ है, उसको बच्चा भी है, तो उनकी वाइफ ने जो लड़की के माँ घर के जा कर के उनने कुछ झगड़ा किया और झगड़ा की वजह से वो सहन नहीं कर पाई करके उनने ये सुसाइड किया है। उदयपुर में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मरीजों के उपचार के लिए अब प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई है। जो मरीज ठीक हो गए वे अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे, जिससे दूसरे मरीजों को चढ़ाया जाएगा। सीएमएचओ दिनेश खराड़ी ने बताया कि जो मरीज ठीक हो गए हैं उनसे यह प्लाज्मा लिया जाएगा। यह प्लाज्मा वह व्यक्ति दे सकता है जो कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ठीक हो गया है। वह 28 दिनों के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। इसमें केवल पुरुष ही प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच है और इनको कोई गंभीर बीमारी नहीं हो। कोई भी ठीक हुआ कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति एमबी अस्पताल के ब्लड बैंक में अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी को शुरू करने के लिए मुख्य सेवक की ओर से आदेश दिए गए थे, क्योंकि यह जयपुर में कोरोना मरीजों के लिए मददगार साबित हुई है। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल वीसी के माध्यम से बताया और जो प्लाज्मा थेरेपी को सक्सेसफुल मॉडल बताया वहाँ पे अपने एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, तो जिन जिन को भी प्लाज्मा थेरेपी दी गई वो ठीक हो गए हैं। इसी क्रम में हमारे आरएनटी मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी चालू करी है। इसके लिए ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे वॉलंटरी व्यक्तियों की ज़रूरत है जिनको पूर्व में कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, जो सिम्टोमेटिक रह चुका है, इसके बाद नेगेटिव होके अपने घर चला गया है, जिसको 28 दिन कंप्लीट हो गए हों, और साथ ही जिसको डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कोई किडनी डिजीज़, कोई लिवर डिजीज़, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं हो और जिसका वज़न 55 किलो से ज़्यादा हो और उम्र 18 से 55 साल हो और मेल हो, ऐसे व्यक्ति को मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो आगे आएँ और अपना ब्लड डोनेट करें। प्लाज्मा डोनेशन से ब्लड व्यक्ति के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी नहीं आती है, ब्लड सेल्स सारी रह जाती है और उसके ब्लड से, प्लाज्मा से किसी की जान बच सकती है। ये डोनेशन सब कहाँ आके कर सकते हैं? ये अपने आरएनटी मेडिकल कॉलेज में जो ब्लड बैंक है वहाँ पे आके अपना डोनेट कर सकता है। इससे पहले कोई टेस्ट करवाने की जरूरत होगी? नहीं, उसके पहले टेस्ट नहीं, जिसका भी ब्लड लेते हैं उसका ऑटोमेटिकली सारे टेस्ट करने के बाद ही और क्रॉस मैच करने के बाद ही किसी मरीज को चढ़ाते हैं। नगर निगम की प्रशासनिक समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान निगम की आय बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बैठक में शहर विकास से जुड़े विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। निगम की इस बैठक में मीडिया कर्मी की मौजूदगी पर भी प्रशासनिक अधिकारी नाराज नजर आए। प्रशासनिक समिति की इस बैठक के दौरान किस तरीके से राजस्व में बढ़ोतरी की जाए, इस बारे में चर्चा की गई। बैठक के दौरान जो खाली भूखंड निगम के अंतर्गत आते हैं उनकी नीलामी की जाएगी। इसी के साथ निगम के सामुदायिक भवन का किराया बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में नेहरू पार्क जो फतेह सागर में है उसे यूआईटी को देने और दूध तलाई स्थित दीनदयाल पार्क को नगर निगम में लेने के बारे में भी सहमति दी गई। निगम की पहली प्रशासनिक समिति की बैठक में विभिन्न आय के प्रस्ताव को सहमति से बनाया गया। इस बैठक में महापौर जीएस टांक, उप महापौर पारस सिंघवी, निगम आयुक्त कमर चौधरी, निगम के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष के तीनों उम्मीदवार मौजूद रहे। नगर निगम के इस बोर्ड की आज प्रशासनिक समिति की पहली बैठक थी। उस बैठक के अंदर अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई और बहुत सारे ऐसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई और जिस पर सर्वसम्मति से निर्णय भी लिया गया। स्ट्रिप ऑफ लैंड के प्रकरण पेंडिंग थे, उन पर चर्चा हुई। समिति जाकर मौका देखेगी, उसके पश्चात उसको स्ट्रिप ऑफ लैंड लोगों को आवंटित की जाएगी। 900 स्क्वायर फीट के अंदर कोई स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है और खांचा भूमि देने का प्रावधान है उसका। जो प्लॉट आवंटन होता है और 10 साल के पश्चात अगर मान लो उसका निर्माण किसी व्यक्ति ने नहीं कराया और वो खाली प्लॉट कचरे का अड्डा बन गया है तो उस पर भी नोटिस देकर कार्रवाई करने के लिए आज यहाँ पर निर्णय किया गया। एक हमारे पूर्व पार्षद बद्री परिहार जी थे, उनको यूआईटी से एक प्लॉट मिला था। उस प्लॉट पर किन्हीं लोगों ने वहाँ पर अतिक्रमण कर दिया और वह बहुत सालों से वह फाइल पेंडिंग थी।
आज प्रशासनिक समिति के अंदर उसका भी निर्णय किया गया कि उससे व्यक्ति को, उसकी पत्नी को तुरंत प्रभाव से प्लॉट खाली भूखंड यहाँ पर भी आवंटित किया जाए। जो हमारे रिक्त भूखंड है, जो कॉलोनियाँ यूआईटी से हमारे पास हस्तांतरित हो गई हैं, उनके खाली भूखंड पड़े हुए हैं, उनका नीलामी करने का भी आज यहाँ पर प्रस्ताव आया। सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि उसको भी भूखंडों को नीलामी की जाए और उनको चिन्हित किया जाए स्थानों को कि ऐसे भूखंड जो वाकई में खाली है, जिससे राजस्व प्राप्त हो सकती है, उनको भूखंडों को दिया जाए। राजस्व कैसे नगर निगम की आय बढ़े, उन आय स्रोतों पर अलग अलग समिति के सदस्यों ने अलग अलग राय दी और सारी राय आने के पश्चात ये निर्णय किया गया कि जो बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिनको नीचे पार्किंग स्थान निर्धारित किया गया था, वहाँ पर लोगों ने दुकानें बना दी है, उनको तोड़ा जाए। और बहुत सारे आय के मामले में, चाहे वो गुलाबाग का मामला हो, चाहे गोवर्धन सागर का मामला हो, अनेकों स्थानों पर मैकेनिज्म पार्किंग के माध्यम से या गुलाबाग को डेवलप करके उसको शुल्क लगाने के माध्यम से अलग अलग विषय पर बहुत सारी चर्चाएं हुई। और उन चर्चाओं पर सामुदायिक भवन जो हमारे बने हुए हैं, अटल सभागार, मीरा सामुदायिक भवन, चाहे हमारा ऐसे अनेक रेती स्टैंड में जो सामुदायिक भवन उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर देने का भी आज यहाँ पर निर्णय किया गया। विधिक राय लेकर उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिया जाए। जो हमारे मृत आश्रितों के ऊपर जो कर्मचारी लगाए गए थे, उनको 2 साल पूरा होने के बाद शायद उनको परमानेंट किया जाए, इस पर भी आज अनुमोदन किया गया। राज्य सरकार ने गुलाबाग हमारे को हैंडओवर किया, हमारे को नेहरू पार्क हैंडओवर किया, लेकिन वहाँ पर फतेह सागर जो झील है वह उसका मेंटेनेंस यूआईटी करती है। इसलिए जिलाधीश महोदय के वहाँ से एक प्रपोजल आया था कि नेहरू पार्क को यूआईटी रखे और दीनदयाल पार्क जो अभी वर्तमान में यूआईटी के पास है, चूँकि नीचे पिछोला और दूध तलाई वह झील का मेंटेनेंस नगर निगम करती है, इसलिए दीनदयाल पार्क को हस्तांतरित नगर निगम की जाए, इस पर भी चर्चा किया जाए। और कलेक्टर साहब का जो निवेदन था, पत्र था, उसको सुझाव को स्वीकार किया गया। और ऐसे नगरीय विकास कर के मामले में जो हमने टेंडर लगाया है, उसको स्वीकृत करने के पश्चात वर्क ऑर्डर देने के ऊपर उसका निविदा का अनुमोदन करने पर आज हमने यहाँ पर किया। नगर निगम की अन्य व्यवस्थाओं के बारे में अनेक सुझाव हमारे समिति सदस्यों ने दिए और विशेष रूप से सारी समिति सदस्यों के सुझाव पर चर्चा की गई और उन चर्चाओं के पर अलग अलग पॉइंटों पर अलग अलग निर्णय करके शहर के हित में क्या कार्य करवा सकते हैं, इस पर चर्चा का आज पूरे बिंदुओं पर चर्चा किया गया। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर से उठी चिंगारी पहुंची केंद्र तक, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य पहुंचे, उदयपुर उपायुक्त से की मुलाकात। 3 देशों के पुष्पों से होगा नीलकंठ का श्रृंगार, कोरोना से मुक्ति के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय का होगा जाप। एमएलएसयू के नए कुलपति प्रोफेसर अमृत सिंह ने किया पदभार ग्रहण, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की समस्या पर रहेगी नजर। और मुख्य सेवक के आदेशों के बाद उदयपुर में होगी प्लाज्मा थेरेपी, सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने दी जानकारी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।